तो ये जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, स्मॉल जे। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या बोला डेफिनेशन में इन्होंने कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू a unit area held normal to the direction of the flow of charges through a unit area। तो यूनिट एरिया के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे चार्ज पर यूनिट टाइम के लिए टी से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे ही पर यूनिट एरिया के लिए ए से डिवाइड करेंगे। अभी जो क्यू अपॉन टी है, चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या होता है, करंट, ये तो करंट होता है। तो इसका मतलब J इज इक्वल टू क्या हो गया, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए हो गया। ठीक है, ये हो गया करंट डेंसिटी। अच्छा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। दोनों को ही जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद है इफ़ द एरिया। अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया परपेंडिकुलर, उन्होंने कहा कि जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली फ्लो करके बाहर निकल रहे होने चाहिए। कैसे, आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में ज़्यादातर जो हम लेते हैं, वो हम क्या चीज़ लेते हैं, वो हम वायर लेते हैं। हमने कहा वायर, जैसे ये इसकी बात करें तो ये भी तो वायर ही है ना। तो वायर जो है, वायर को अगर हम मैग्नीफाई करके देख लें इस पतले से वायर को, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर है। ठीक है, अच्छा, अब वायर की बात करें तो वायर ऐसे होगा, वायर ऐसे होगा। तो वायर का हमेशा क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसमें से जो चार्जेस परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी चार्जेस परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगे उनको टाइम से डिवाइड करेंगे और फिर उनको डिवाइड कर देंगे इससे, एरिया से। एरिया क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ गए, तो इसीलिए एरिया की बात करेंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ये वाला हो गया, वायर का जो इधर वाला एरिया होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इन्होंने कंडीशन क्या बताई है कि द एरिया ए इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, जिस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा। भाई चार्जेस के फ्लो को ही तो हम करंट बोल देते हैं। ठीक, चार्ज का फ्लो जो होता है पर यूनिट टाइम के, एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसी को तो करंट बोलते हैं। तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेंगे हमारा करंट का भी डायरेक्शन वही होगा। ठीक, अच्छा, तो इस तरीके से है। मान लीजिए अब ये पूरा वायर ना दिखाकर मैं सिर्फ इतना एरिया उठा रहा हूँ, तो मैंने इतना सा एरिया ले लिया, उसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं ऐसे। तो दिस एरिया, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जैसे मान लीजिए ये वायर है ना, तो ये इसके सामने वाला एरिया जो कि सर्कुलर होता है। ठीक है, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ अ सर्कल। तो हमने क्या करा, हम इसको सर्कल को सामने से ना दिखाकर, सर्कल को ऐसे ना दिखाकर, हम सर्कल को ऐसे देखा। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें से जो है, इसमें से करंट इस तरीके से जा रहा है, ऐसे। करंट ऐसे आया, ऐसे आया, मतलब ये पीछे से इस तरीके से आया और ऐसे निकल गया। हम ऐसे दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस डायग्राम से ये समझ में आ रहा है कि करंट जो है वो परपेंडिकुलर है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर है। तो हमने ये कहा कि ये जो आई है, आई का भी डायरेक्शन यही है, और इसको मैं बोल रहा हूँ एरिया वेक्टर। हमने एक चीज़ देखी थी ना कि एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर। एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का। वो बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है कि हम ये मानकर चलते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 3 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तो हम ये मानते हैं कि अगर एरिया एक्स और वाई की हेल्प से बन रहा है तो उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, उसका मूवमेंट जो है, मतलब पूरा जो डायमेंशन पूरी की पूरी अगर चलेगी तो वो किस मूवमेंट, किस डायरेक्शन में चलेगी, जेड की डायरेक्शन। तो इसलिए हम ये बोल देते हैं कि एरिया वेक्टर को हम उसका डायरेक्शन क्या लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये एरिया है, ये एरिया, तो इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा, ये है ना, और वही डायरेक्शन आपका आई के अबाउट भी है। अच्छा, अब इन्होंने कहा इफ द एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड नॉर्मल टू दिस एरिया मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या होगा, मतलब अब ऐसा है
कि अब जो वायर इस तरीके से ना रखकर वायर थोड़ी ऐसे रखी हुई है तो उसका क्रॉस सेक्शन भी टेढ़ा हो जाएगा, अब ऐसे वायर इस तरीके से। अब जब वायर इस तरीके से है तो हमने कहा कि जो करंट है, करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रही है, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो हमने कहा कि जो एरिया वेक्टर है इस पर परपेंडिकुलर बनाइए, तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर इस पर ऐसे आ रहा है, ये पीछे है, वायर के पीछे है, तो इस वजह से हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। तो एरिया पर जो नॉर्मल होता है, यानी कि एरिया पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे भी एरिया वेक्टर बोलता हूँ, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। और ये जो डायरेक्शन है ये करंट की, इस पर वेक्टर साइन क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, हमको क्या चाहिए, हमको जब भी करंट डेंसिटी निकालनी है तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए जो करंट का डायरेक्शन है एरिया के नॉर्मल का भी डायरेक्शन वही होना चाहिए, तो इसके अलॉन्ग वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ए का, हाँ कॉस, बिल्कुल सही, ठीक है। तो एंगल के अलॉन्ग वाला, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा, समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो इन्होंने ये बोला देन कंपोनेंट ऑफ ए नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, along the direction होना चाहिए, along the direction होना चाहिए, चलिए करेक्ट करूँगा इसको, along the direction component of a vector along the direction of current flow, वो क्या हो जाएगा, उसको हमने an बोल दिया, is equal to a cos theta, a cos theta। उसके बाद देखिएगा तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर, therefore करंट डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, J, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए की जगह आई अपॉन ए एन, यानी कि आई अपॉन ए कॉस थीटा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। It implies that I is equal to JA cos theta, I is equal to J vector dot A vector, समझ गए। cos थीटा जब A B cos थीटा होता है, A B cos थीटा किसका रिजल्ट होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और A वेक्टर डॉट B वेक्टर का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो I is equal to J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक। अब उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज ए एम की पावर -2, ए क्या है एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, ऊपर एम्पियर है नीचे मीटर स्क्वायर है, ऊपर करंट है नीचे एरिया है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 पर आएगा
कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के लिए आप ये देखिएगा कि द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टेंस एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल G। तो जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस कैपिटल G इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अच्छा इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज पर ओम, ठीक है। पता नहीं क्या लॉजिक लगाया कि रेसिप्रोकल है ना, तो ओम को लिखा जाता है OHM, उसके रेसिप्रोकल को लिखा जाएगा NHO, ठीक है। तो या फिर MHO, मतलब कंडक्टेंस की यूनिट को पर ओम भी बोला जा सकता है ना, मोह भी बोला जा सकता है, और एक और यूनिट होती है सीमेंस, SIEMENS, ठीक है। ये भी मोह भी और पर ओम, तो तीनों ही यूनिट जो है वो कंडक्टेंस की होती है। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, और ये क्या होता है? ये होता है ईज विद विच करंट कैन फ्लो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि करंट को हम रोक रहे हैं, कोई चीज़ करंट को रोक रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या होता है? वो उसको आसानी से फ्लो कर रही है। तो ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, बस कितना। इसी तरीके से जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा, रेसिस्टिविटी का होता है रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। और हमें ये चीज़ पता है कि जो ये रेसिस्टिविटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम पर मीटर, ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, क्लियर? या फिर पर ओम को ही तो हम सीमेंस बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? S मीटर सीमेंस पर मीटर। सर, हाँ जी बोलिए। सर एक बार कंडक्टेंस बता दीजिए। कंडक्टेंस बता रहा हूँ। कंडक्टेंस का मतलब क्या है? जैसे रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस का मतलब तो होता है कि करंट के पाथ में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि उसको करंट को फ्लो करने से रोकने वाली डिवाइस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा, कि ईज विद विच करंट कैन फ्लो थ्रू अ सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर करंट बड़े आसानी से फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि कंडक्टेंस है उसको। कंडक्टेंस मतलब जो आसानी से करंट को फ्लो होते हैं। और कंडक्टेंस होता क्या है? ये रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी कि रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसकी ऐसा यूनिट पर ओम बोल दो, या मोह बोल दो, या सीमेंस बोल दो। समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला करेंगे टॉपिक। अगला टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ मतलब ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में प्रूव करना है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखिए जी, अब इसमें है इफ कैपिटल E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज। अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है कैपिटल E, ठीक है। अच्छा, और जो उसकी लेंथ है कंडक्टर की वो L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? B इज इक्वल टू E अपॉन L, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है VR। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में हमने क्या करा था? ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ उससे थोड़ा सा अलग है। ऑल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ
अब ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो जो ओम्स लॉ था वो था V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई, अब क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो R है उसको लेंथ की टर्म्स में लिखिए, ठीक है। रेसिस्टेंस को लेंथ की टर्म्स में लिखिए, क्या था, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्या करिए दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा ई एल इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या हो गई, आई रो अपॉन ए। अब इसमें भी क्या कुछ करना है, इसमें क्या करिए, आई अपॉन ए को एक तरफ लिख लीजिए, रो को अलग कर दो, और आई अपॉन ए क्या होता है, करंट डेंसिटी, जो अभी अभी हमने करा। तो E इज इक्वल टू आई अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया इंटू रो, तो E इज इक्वल टू J इंटू रो, E इज इक्वल टू J इंटू रो। उसके बाद हम ये कहते हैं कि एज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि E वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू J वेक्टर, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। थोड़ा और चेंज कर लेते हैं इसको, E वेक्टर इज इक्वल टू, जो ये रो है इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सिग्मा J वेक्टर, सिग्मा को इधर ले आओ, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
चलिए जी, अब आगे चलते हैं इसमें। आगे के जो टॉपिक्स हैं ना थोड़े से थ्योरेटिकल से ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए पेज नंबर 9 पर हैं हम नीचे की तरफ, तो ऐसे ही समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टिविटी वैल्यूज। तो सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन उनकी रेसिस्टिविटी वैल्यू के हिसाब से करते हैं। तो पहला है कंडक्टर। द मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दे हैव नो रेसिस्टिविटीज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी के बेसिस पर कर रहे हैं। वैसे तुम्हें पता है क्या होता है कंडक्टर? तो ये कंडक्टर जो है, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी रेंज कितनी होती है? 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। हो गया। उसके बाद इंसुलेटर की बात करते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस पर बनता है। ठीक, कभी कंडक्टर की, कभी इंसुलेटर की और कभी सेमी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी वैल्यू पूछ लेते हैं। तो रेंज याद रखनी है 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रेसिस्टिविटी बहुत कम है। कंडक्टर का मतलब क्या है? जिसकी रेसिस्टिविटी कम हो, जो फ्लो होने दे आराम से। ठीक है ना, तो 10 की पावर -8 मतलब बहुत कम हो गया ना वैल्यू, 1/10 की पावर 8, तो इसलिए ये बहुत कम वैल्यू है। उसके बाद देखिएगा इंसुलेटर। द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ये हमें पता ही है। दे हैव हाई रेसिस्टिविटी मोर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। मोर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। ठीक है, जैसे MCQs आते हैं ना, तो उसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ आता है उसमें ऐसे भी आ जाता है ये ग्रेटर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। एक ग्रेटर देन का आ जाएगा, एक इक्वल टू का साइन लगा देंगे, एक लेस देन का लगा देंगे कंफ्यूज करने के लिए। बस ये याद रखिए कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो चीज़ यहाँ पर है, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज ग्रेटर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। तो वो 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 तक इस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी, और इंसुलेटर की 10 की पावर 4 ओम मीटर से ज़्यादा। इंसुलेटर के बाद में फिर देखेंगे सेमीकंडक्टर। Semiconductor. These are the materials whose resistivities lie in between those of conductors and insulators. That is 10 की power -6 ओम मीटर से 10 की पावर 4 ओम मीटर तक। 10 की पावर -8 में और 10 की पावर -6 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? -6। ठीक है, तो 10 की पावर -6 बड़ी वैल्यू है, तो बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखेंगे तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम मीटर तक जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मोबाइल फोन्स में यूज़ होते हैं। सेमीकंडक्टर का ये होता है फंडा कि अगर आपने एक टेम्परेचर एक्सीड करा तो दे विल कंडक्ट, और अगर एक टेम्परेचर से कम पर है वैल्यू तो दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। तो अभी जेब में मोबाइल फ़ोन लेकर जो घूम रहे हैं तो वो इंसुलेटर्स लेकर घूम रहे हैं, इंसुलेटर है। अभी मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग जैक में लगाया तो वही मोबाइल फ़ोन जो है वो कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। तो ये बनता है सिलिकॉन से, जो इनकी चिप बनती है वो सिलिकॉन से बनती है, उसी को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली जिनको बोल देते हैं ना चिप है, मेमोरी, तो सॉरी मेमोरी कह रहा हूँ, मदरबोर्ड है ना, तो वो बेसिकली चिप होती है। और उस चिप को और टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसको बोला जाता है PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अगर हम देखेंगे कभी किसी लैपटॉप को रिपेयर होते हुए देखेंगे तो उस पर एक बोर्ड होता है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे प्लास्टिक का है, एक्चुअली प्लास्टिक का नहीं होता, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, और कुछ जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं और लैपटॉप्स हैं जो सस्ते आते हैं उनमें सिलिकॉन का ना लगाकर जर्मेनियम का लगा देते हैं। जर्मेनियम कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो सस्ता अगर कोई मतलब सेम फीचर्स ऑफर करने वाली कोई चीज़ अगर सस्ती आ रही है तो वो उसमें जर्मेनियम का मदरबोर्ड लगाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर है कि जब चाहें तब इंसुलेटर की तरह काम करें, जब चाहें तब कंडक्टर की तरह काम करें। ठीक है, कहते हैं ना कि मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर जब लगा रहता है तो बात नहीं करनी चाहिए। वो इस वजह से बात नहीं करनी चाहिए कि अभी आपका मोबाइल फ़ोन कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कंडक्ट कर रहा है और इस टाइम तो वो तो इंसुलेशन पैकिंग उस पर लगाई रहती है, जो एक्सटीरियर कवरिंग होती है वो। नहीं तो कुछ सस्ते मोबाइल फ़ोन ऐसे भी आते हैं कि लगाया और बस झटका लगा कान को बड़ी जोर से। ठीक है, बताओ वास्तव क्या बोल रहे हो? सर ये जो कंडक्टर की जो रेंज दे रखी है इसमें 10 की पावर -8 और 10 की पावर -6 इंक्लूडेड।
अच्छा, ये 10 की पावर -8 और 10 की पावर -6, हाँ ये इंक्लूडेड है। ओके। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं जरा। अब बात करते हैं कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स की। तो तीन चीज़ें तो ये हो गई, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इनकी डेफिनेशन से कोई पूछेगा नहीं आपसे। कंडक्टर पता है, बचपन की चीज़ है, 12th में तो नहीं पूछने वाला कोई। उनकी रेसिस्टिविटी रेंज हमको याद है। अब आगे चलते हैं, आगे है कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स। कमर्शियली रेसिस्टर्स किस किस तरीके के मिलते हैं? सर हाँ जी सर ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो हीट भी कंडक्ट कर देता है, बिल्कुल। एंड सर जो इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेट कर देते हैं वो हीट भी इंसुलेट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? इंसुलेट। यस सर। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि बहुत अच्छा इंसुलेशन करने के बावजूद भी मोबाइल फ़ोन को अगर चार्ज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, लैपटॉप को भी अगर हम लगाते हैं उस पर चार्जिंग केबल के साथ में अगर यूज़ करते हैं तो लैपटॉप भी गर्म हो जाता है। और उसी को थोड़ा ठंडा करने के लिए साइड में छोटा सा फैन भी दिया होता है लैपटॉप। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ मेल्ट हो जाए। ठीक है, उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए। और इसीलिए बोला भी जाता है कि कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स अगर जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा एटमॉस्फेयर ठंडा होना चाहिए, नहीं तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली भी देखी ये चीज़। जैसे 2020 में कोविड आ गया। ठीक है, अब कोविड आ गया तो कोई ऑनलाइन पढ़ाने में कोई टीचर्स भी एक्सपर्ट तो थे नहीं। तो एक टेबल लगा ली, उस टेबल के ऊपर एक चेयर रख ली, उस चेयर पर एक ट्राईपॉड स्टैंड रखा हुआ था वो फंसा लिया, उधर मोबाइल लगा लिया सामने, कैमरा वैमरा कुछ था नहीं। ठीक है, तो शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसा करा कि लैपटॉप ही रख लिया इतनी ऊँचाई। और लैपटॉप का ही जो VGA कैमरा होता है, बड़ा थका हुआ कैमरा। ठीक है, उसमें धुंधली धुंधली चीज़ें दिखाई देती हैं। तो 2-1 दिन उससे ली थी क्लास। फिर थोड़ा ऑनलाइन सीखता रहा, घर से बाहर निकलना तो अलाउड नहीं था। तो तब मैंने ये फील करा कि पढ़ाना शुरू करा। अब मैंने अंदर वाले रूम में पढ़ा रहा था। अब अंदर वाले रूम में AC चला दिया, वो विंडो AC लगा है, वो बड़ी तेज़ आवाज़ करता है, कड़ ऐसी आवाज़ चलती है। तो अब पढ़ा रहे हैं, माइक भी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, माइक भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा जब लॉकडाउन लग गया था तब की बात है। तो माइक भी नहीं, तो चिल्ला कर पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला कर। तो चिल्लाने का मतलब क्या है कि ये जो लैपटॉप का जो माइक है ना, उसी माइक के थ्रू आवाज़ जा रही है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि नहीं यार इतना चिल्लाऊंगा तो गले में दर्द होने लगेगा। एक क्लास के बाद दर्द हो गया, तो मैंने कहा AC बंद कर देता हूँ। AC बंद करा, बुरा हाल हो गया पसीने में। तो 1 नंबर पर पंखा चल रहा है, बस उसको देख कर ये हो रहा है कि हाँ चल रहा है भाई, चल ठीक है ना, लग रही है, ठंड लग रही है, तो महसूस करते रहे ऐसा। तो वो जब टाइम आया ना, तब मैंने ये देखा कि 2-3 दिन के अंदर ही एक बार ये ज़रूर होता था, योर सिस्टम रैन इनटू अ सीरियस प्रॉब्लम, ये आता था। और उस पर वो स्माइली बना हुआ आता था ना, जिसका मुंह ऐसे बना हुआ होता है होते हुए, है ना, और ये एकदम बंद हो जाता था, ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर ये प्रॉब्लम। ठीक, तो मैं ये समझ नहीं पाया ये हो क्यों रहा है। उस पर अगर ये भी आ जाता ना कि एक्सेसिव हीट की वजह से बंद हो रहा है, गर्मी में मैं खुद अंदर जल जाता था, ये तो जलेगा ही जलेगा, है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम। फिर छोटा सा फ़ैन लिया गया, वो छोटा सा फ़ैन जो है वो इसको हवा करता रहता था, है ना। फिर एक माइक जो है, माइक का इंतज़ाम हुआ, वही माइक है तभी का चल रहा है, वो इस माइक का इंतज़ाम करा, तब थोड़ा गले को आराम मिला। तो ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली खुद देखी है। और इसमें हो जाता था मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन लगा रहता था, तो इसमें यही प्रॉब्लम हो जाती थी कि उस पर लिखा हुआ आता था, एक इंडिकेशन आता था लिखा हुआ। मतलब मैं इसके बाद में अगर मैं कैमरा ऑन करना चाहूँ तो अगले 1 घंटे तक कैमरा ऑन नहीं होता था इसका। टॉर्च ऑन करूँगा वो भी नहीं होगी। तो उस पर लिखा हुआ आता था, पता नहीं कौन सा, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये लिखा हुआ आता था, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वही चीज़ है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो जिस पर खासतौर पर स्क्रीन है, जिनमें भी स्क्रीन है, तो उनमें सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आजकल व्हीकल्स में भी यूज़ हो रहे हैं, कार्स में भी हो रहे हैं, उनमें भी पता नहीं स्मार्ट कार्स आ रही हैं आजकल, बताती रहती है सीट बेल्ट पहन लो। ठीक है, जब रोड में गड्ढे आने लगते हैं ना, तब भी प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, है ना, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। चलिए जी, कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स। अब हम ये देखेंगे कि कमर्शियली जो अवेलेबल है रेसिस्टर्स, वो कॉमनली कौन कौन से हैं। तो 2 तरीके के, हालांकि हमारा सिलेबस जो है वो बहुत बकवास सिलेबस है, पुराना हो चुका है, ये आजकल कोई यूज़ नहीं करता है जो दोनों रेसिस्टेंसेस है। ठीक है, और सिलेबस में चलिए पढ़ते हैं।
वायर बाउंड रेसिस्टर्स और दूसरे होते हैं कार्बन रेसिस्टर्स। अब वायर बाउंड रेसिस्टर्स कौन से हैं? वायर बाउंड रेसिस्टर्स ऐसे हैं कि पुराने ज़माने का अगर कोई रेडियो रखा हुआ हो, उसको आप खोल कर देखोगे तो उसके अंदर ना एक ऐसी चीज़ दिखाई देगी बड़ी सी, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसी चीज़ दिखाई देगी। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होती वो ये वायर बाउंड रेसिस्टर होते हैं। जब लेंथ बढ़ा दी तो हाँ जब लेंथ पूरी एक्सेसिवली बढ़ा दी उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ी। हाँ, रेजिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं वो लेंथ की वजह से। मतलब आपने जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने के साथ साथ जो वायर है उसकी लेंथ बढ़ेगी। उसको वो चाइना क्ले जो होती है ना, एक्चुअल में क्ले ही होती है, तो वो क्ले के ऊपर वायर को ऐसे 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 लोकेट कर रख देते थे। और आजकल के ज़माने का कोई टीवी या कोई रेडियो सेट वो आता है ना, कारवा सारे का पापा आता है ना वो, तो वो वाला जो है जो रणबीर कपूर कंधे पर रखकर डांस करता था ऐड आता था उसको, तो वो वाला जो है उसको उठा लोगे, बड़ा हल्का फुल्का बैग में डाल कर ले जाओ। पुराने ज़माने का अगर रेडियो हो कहीं, कुछ लोगों ने संभाल कर रखे हैं अभी भी, उठा कर देख लो कमर में दर्द हो जाएगा, इतना भारी है। तो उसके अंदर ये रेसिस्टेंसेज हैं, ये बड़े बड़े रेसिस्टेंस, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स, रेडियो को लोग ट्रांजिस्टर भी बोल देते थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक्चुअली एक डिवाइस है। अभी इस साल सिलेबस में पिछले साल ही हट गया था, तो आप पढ़ेंगे नहीं, ट्रांजिस्टर आपको नहीं पढ़ेंगे। तो ये वायर बाउंड रेसिस्टर पहले यूज़ होते थे, तो जरा देखिएगा क्या है, बस इसको थ्योरेटिकली आप पढ़ जाना, बाकी और कुछ नहीं है। These are made by winding the wires of an alloy like manganese, constantan और nichrome on an insulating base। तो insulating base जो है तो जो चाइना क्ले होती है उसी को घुमा घुमा कर वो बेलन की तरह उसको बेल कर ऐसे करके और ऐसे ऐसे बना दिया करते थे, ठीक है ना। The advantage of using these alloys is that they are relatively insensitive to temperature। तो इनकी अलॉयज़ की जो एडवांटेज होती है वो एडवांटेज ये होती है कि टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो पुराने ज़माने में एसी भी हुआ करते थे, तो पुराने ज़माने में यही चलते थे, ठीक है। खूब राजस्थान में भी अगर चल रहे हैं भयंकर तरीके से, 50-50 साल तक चल रहे हैं, कभी ख़राब ही नहीं होते। बस इतना ज़रूर है कि वो जो बिजली का बिल आता है वो ऐसी चक्री घूमती है कि उसमें इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये तब यूज़ किया जाता था, पर तब बिजली नहीं आती थी, कभी कभी आती थी, चला लेते थे। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन रेसिस्टर्स थोड़े से हम आगे की तरफ चलें, ये तो पुराने ज़माने की चीज़ है, ठीक है। हालांकि इन चीज़ों को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ बिल्कुल ही काम नहीं आती है। इतना ज़रूर है जो रिमोट एरियाज़ है जहाँ पर मिलिट्री वाले लोग काम कर रहे हैं, उनके जो वायरलेस टेलीफोन्स वगैरह होते हैं उनमें ये चीज़ यूज़ होती है, आज भी होती है, क्योंकि वहाँ हर तरीके का वो AC नहीं चलेगा, वहाँ पर कूलर भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए जी, तो कार्बन रेसिस्टर्स देखिए, दे आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेसिन बाइंडर। ये रेसिन बाइंडर वही है चाइना क्ले जो होती है जिससे बच्चे अपने वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं। विच आर pressed and then molded into cylindrical rods by heating. The rods are enclosed in a ceramic or plastic jacket. They have the following advantages। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी होते तो इसी तरीके के, अंदर चाइना क्ले होती है, ठीक। मैं देखूंगा अगर मुझे मिला तो रेसिस्टर लेकर आऊँगा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके एडवांटेजेस देखिए, पहला है दे कैन बी मेड विद रेसिस्टेंस वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ओम्स टू सेवरल मिलियन ओम्स। तो इनकी एक एडवांटेज ये है कि छोटे से छोटा भी और बहुत बड़े से बड़ा भी आप रेसिस्टेंस बना सकते हो, कार्बन रेसिस्टेंस। दूसरा, दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट। वो काफ़ी चीप भी होते हैं और कॉम्पैक्ट, मतलब साइज उनका छोटा होता है। और थर्ड है दे आर गुड इनफ फॉर मैनी पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। तो कार्बन रेसिस्टर्स की कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का मतलब क्या है कि अगर स्कूल में आपके यहाँ कोई अच्छा सा लैब असिस्टेंट है, फिज़िक्स की लैब में अच्छा सा लैब असिस्टेंट है, और अच्छे से मतलब ये है कि उसका मन करता है बच्चों को कुछ सिखाने का, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो वो आपको बुलाएगा, है ना, और लैब में आपको एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाएगा एक एक चीज़, है ना। तो अगर मान लीजिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो एक बड़ा सा डब्बा लेकर आएगा, प्लास्टिक का एक डब्बा लेकर आएगा, उस डब्बे में से निकाल कर रेसिस्टेंसेज ऐसे फैला देते हैं, है ना, और फिर कहते हैं कि चलो भाई मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि 5 ओम का रेसिस्टेंस निकालो या 22 ओम का रेसिस्टेंस निकालो,
अब जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ रखी है कलर कोडिंग, तो वो कलर के हिसाब से देख कर कहेंगे कि हाँ सर मैंने निकाल लिया, ये देखो, फिर वो देख कर बताएंगे कि हाँ बहुत बढ़िया, ठीक, या फिर नालायक कुछ नहीं आता तुमको। इस तरीके का कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। हमने सुना था, इस वजह से बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो रेसिस्टेंसेज होते हैं, रेसिस्टेंस पर उसकी वैल्यू नहीं लिखी रहती कि कितनी वैल्यू का रेसिस्टेंस है, कलर कोडिंग उनको असाइन कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी भी, आजकल खैर प्लस और माइनस लिखा रहता है टर्मिनल, लेकिन अगर हम बैटरी की बात करें तो जो रेड कलर का टर्मिनल है, रेड कलर का टर्मिनल इज नेगेटिव, और जो ब्लैक कलर का टर्मिनल है दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। स्टैंडर्ड वैल्यू है, कोडिंग है, कलर कोडिंग है। रेड बोले तो नेगेटिव, ब्लैक बोले तो पॉजिटिव, ये होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से रेसिस्टेंसेस की क्या होती है, तो रेसिस्टेंसेस की हमने एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले कलर, तो वैसे नोट्स में लिखा हुआ है, और मैं फिर भी इधर बनाकर बताता हूँ आपको किस तरीके से इसको करना होता है। ये भी डालना है इसमें। हाँ जी, तो सबसे पहला जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे कलर का, COLOUR, कलर, COLOR भी चल रहा है वैसे आज तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। तो यहाँ पर है लेटर एज एन एड टू मेमोरी, तो इनको लेटर्स दे दिया गया, जैसे वो करते हैं ना उसमें जो शुरुआत के जो 20 एलिमेंट्स हैं उनको करते थे ना, वो नाम सिर्फ से करके जो केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स करते थे एटॉमिक नंबर वाइज याद करते थे, ऐसे ही इनको भी नाम दे दिया गया। B, R, O, I, G, B, V, G और W। अब उसके बाद लिखेंगे नंबर, यहाँ पर आता है नंबर, नंबर है 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर आएगा मल्टीप्लायर, एक नोट और आती है अलग कॉलम है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब मुश्किल नहीं है, उसको भी याद रखना। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ये हो गया। उसके बाद है, यहाँ मैं मतलब इधर तो नहीं लिख पाऊंगा, इधर लिख रहा हूँ कलर और इधर लिख रहा हूँ टॉलरेंस। इधर है गोल्ड, इधर है सिल्वर और फिर है नो फोर्थ बैंड। तुम बताओ सबका मतलब क्या है? 5%, 10% और 20%। 5%, 10%, 20%। ये याद करना पड़ेगा ये टेबल। उसके बाद देखिएगा, अब ये है किस चीज़ के लिए, टॉलरेंस क्या है, ये कलर वलर क्या है, ये चीज़ बताता हूँ। सर ये तो मैं स्कूल में भी बताया, हाँ, ये तो स्कूल में बताया है। उसको छोड़िए, आसान सही है।
देखिए जी, अब इसमें ना देयर आर टू सिस्टम्स फॉर मार्किंग द कलर कोड्स, एक फर्स्ट सिस्टम है और एक सेकंड सिस्टम है। पहले मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। अभी जो कार्बन रेसिस्टर दे रखा होगा, वो कार्बन रेसिस्टर ना सिलेंड्रिकल होगा ऐसा, ऐसा होता है। और कोई भी हमको सर्किट बनाना है तो उसमें हमको रेसिस्टेंस लगाना होगा। जैसे हम किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस का जो सिंबल है, जो हम थियोरेटिकली पेन पेपर पर जो हम करते हैं, तो उसमें रेसिस्टेंस का सिंबल हम ये लेते हैं, ये जिगजैग लाइंस बनाते हैं। जिगजैग लाइंस का मतलब ये है कि रोक दिया करंट को, आ गए गड्ढे गड्ढे रास्ते में, ठीक है, तो यहाँ करंट जो है फंसेगा ही फंसेगा, जा नहीं पाएगा, तो इसलिए ये इस तरीके से सिंबल बना दिया गया उसका, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो रेसिस्टेंस ये है, तो एक रेसिस्टेंस एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे, सीरीज में लगा दिया, ठीक है। एक ऊपर जोड़ दिया, एक नीचे जोड़ दिया, एक नीचे जोड़ दिया, तो बोलेंगे पैरेलल में जोड़ दिया हमने रेसिस्टेंसेस को, तो नीचे बैटरी लगा दी। तो इधर एक वायर निकला हुआ है, इधर एक वायर निकला हुआ है, तो मतलब ये जो हम पेपर पर जो सिंबल बनाते हैं वो एक्चुअल में होता है ऐसा। अब देखिएगा, यहाँ पर एक रिंग बना हुआ होगा ऐसे किसी भी कलर का, पहला रिंग, फिर दूसरा रिंग होगा, है ना। रिंग मतलब उसके चारों तरफ एक छल्ला सा लगा हुआ, बैंड बोल दिया उसको, ठीक है। दूसरा बैंड हो गया, ऐसे ही तीसरा बैंड होगा, और थोड़े से गैप के साथ चौथा बैंड होता है। कभी कभी चौथा बैंड नहीं भी होता, जैसे लिखा हुआ है ना, नो फोर्थ बैंड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चौथा बैंड होता ही नहीं है, ठीक, देखा होगा। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए ये पहला कलर है, ये रेड है, मान लो ये दूसरा कलर भी रेड है, और मान लीजिए ये जो तीसरा कलर है ग्रीन है, और चौथा कलर मान लीजिए चौथा कलर है सिल्वर। तो इस रेसिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, R इज इक्वल टू, पहला और दूसरा जो है उसको सीधा सीधा लिख देते हैं। रेड का कोड क्या है 2, तो 22 इंटू तीसरा ग्रीन है, ग्रीन क्या है 5, ठीक है। तो जो तीसरा होता है ना बैंड, तीसरा बैंड आ जाता है मल्टीप्लायर में, तो 22 इंटू 10 की पावर 5 ओम्स, ये बन गया, ठीक है भाई। पहला रेड है, पहला बैंड रेड है, तो रेड के लिए नंबर देखिए क्या है 2, तो लिख दिया 2। अगला भी रेड है, उसके लिए भी नंबर 2, तो 22, ये हो गया। और फिर क्या है, फिर तीसरा बैंड है ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर क्या है 5, लेकिन तीसरे बैंड का हमेशा मल्टीप्लायर लिया जाता है, ठीक है। तो तीसरा बैंड मल्टीप्लायर क्या हो गया 10 की पावर 5, ठीक है। मान लीजिए वॉयलेट होता तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया 22 इंटू 10 की पावर 5 ओम्स, ये वैल्यू आ गई इस रेसिस्टेंस की, मतलब बस ये करना होता है। अच्छा, साथ में अब ये चौथा जो दे रखा है सिल्वर, इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखेंगे ±10%, और इधर लिखेंगे ओम्स, इसका मतलब क्या हुआ टोलरेंस। टोलरेंस मतलब झेलने की शक्ति, ठीक है। कितना झेल सकते हो भाई साहब, आपके पास में रेसिस्टेंस कितना है 22 इंटू 10 की पावर 5, कितना झेल सकते हो, तो वो रेसिस्टेंस की डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करता है। जब डिज़ाइन करा जाता है तभी देख लेते हैं उसको चेक करके कि 10% ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाए, 10% कम हो जाए, सॉरी करंट 10% ज़्यादा करंट हो जाए, 10% कम करंट रह जाए, तो भी ये रेसिस्टेंस काम करता रहेगा ना, मेल्ट तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा कि अच्छा, तो ±10%। अगर किसी में चौथा बैंड बना ही नहीं है तो ±20%, मतलब बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस है। अगर किसी में गोल्ड कलर का बैंड बना रखा है चौथा बैंड, तो 5%, बस 5% ही ऊपर नीचे झेल सकता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखते हैं, हाँ, करंट कम होने पे क्यों दिक्कत होगी, क्या करंट कम होने पर क्या होगा कि काम ही नहीं करेगा वो रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस का मतलब सीधा समझो पंखा है, या ट्यूबलाइट समझ लो, ट्यूबलाइट काम ही करना बंद कर देगा, है ना। और ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि करंट ज़्यादा आ गया, झेल नहीं पा रहा उसको, पता चला ट्यूबलाइट ही फूक गई, ठीक है। तो अगेन पुराने ज़माने की चीज़ है ये, ठीक है। अब फूकना फुकाना बंद हो गया, सॉलिड स्टेट डिवाइसेज आती हैं सारी की सारी, अपनी फूकती चीज़ें, ठीक है। हाँ, समझ गए यहाँ तक। जो पीले वाले बल्ब आते हैं वो इनकैंडेसेंट लैंप, उसमें तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है। मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो टंगस्टन का वो लगता था, वायर लगता था, लपेट देते थे ना वायर, तो उसी को फिलामेंट बोल देते थे।
उसकी प्रॉपर्टी ये होती थी कि वो अपने अंदर ना करंट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता था और फिर ना खुद जो है गर्म होने लगता था। गर्म होकर वो लाल हो जाता था, लाल होकर फिर वो पीला हो जाता था और फिर वो पीली रोशनी फेंकता था चारों तरफ। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि पहले ट्रांसपेरेंट बल्ब आया करते थे, फिर वाइट कलर का आने लगा कि वाइट कलर का वो बना दिया कांच, ठीक है, तो वाइट रोशनी आती थी उसमें से निकलती, हम बड़े खुश हो जाते थे, वाह वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। फिर धीरे धीरे ट्यूबलाइट, फिर धीरे धीरे ट्यूबलाइट का भी आपने चौक नहीं देखी होगी शायद, वो इतना बड़ा चौक आता था, फ्लिकर करती थी, ट्यूबलाइट मूवी में भी दिखाया उसको। अच्छा वो होता है स्टार्टर, वो उसको स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा करंट प्रोवाइड कराता था और एक चोक होती थी, वो चोक जो है अगर वो चोक काम नहीं करेगी, चोक काम करती थी करंट को स्टोर करने का, ठीक है, इंडक्टेंस होता है उसकी, थोड़ी जगह होती थी जो रॉड वो क्या बोलते हैं उसके बीच में जो उसकी वो लगाने की वो जो फट्टी होती थी उसमें और ट्यूबलाइट के बीच में इतना गैप होता था, उसमें इतना मोटा सा लगा रहता था। फिर CFL आए, आजकल तो LEDs आ गई। चलो जी, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? B. Roy of Great Britain has very great wife, ठीक है, तो इसको सीधा सीधा ऐसे याद कर लेते हैं, B. Roy of Great Britain has very great wife, ठीक है ना, तो ये एक इसका वो बना रखा है कि भाई इससे याद रहेगा, ठीक है, B. Roy of Great Britain has very great wife, ठीक, B. Roy हो गए ये भाई साहब, और ये ग्रेट ब्रिटेन के हो गए, इनकी वाइफ भी बहुत ग्रेट है ब्रिटेन की तरह, ठीक है, तो ये इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है जी। अगला जो टॉपिक है हमारा, पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स बड़े आसान है, फटाफट हो जाएंगे, ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कल ले सकता हूँ एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स की, ठीक है, कल सबकी छुट्टी है क्या स्कूल की? अच्छा, तुम्हारी तो छुट्टी है, चलो छुट्टी